ये स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 यानी लेकर आ गया हूँ आप सभी के सामने। इसका हमने बहुत पिछले क्लास ले चुके हैं, इनमें कई क्लास आप यदि अभी तक नहीं देखे उन क्लासों को तो जा करके आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद इन क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको बहुत से बहुत ज़्यादा समझ में आए। ये क्लास जो है एक बेहतरीन तरीक़ा से चलेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल पर क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी सभी सब्जेक्ट जितना भी, तो साइंस, सोशल साइंस, बात करेंगे हम मैथ का। मैथ भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, इतनी सी बात का रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अपना काम करने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे से मेहनत कर सकूं और हमारे टेक्निकल टीम जितना भी है तो आपके लिए पूरा बहुत जोर लगा दे। इसलिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से। कहते हैं कि मेहनत से नहीं घबराना है, कभी मेहनत से नहीं घबराना है और ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। ईमानदारी से नहीं कभी पीछे हटना, नहीं मेहनत से कभी भी पीछे हटना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले इस क्लास को हम पढ़ा दिए थे, इस चैप्टर को हम बहुत चीज़ पढ़ा देते हैं। साथ ही साथ हमारा देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रहे हो जो कि दिखाई दे, आप लोगों को भी दिखाई पड़ रहे होंगे। हम यहाँ से फिर से एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देने का प्रयास चाहते हैं। नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको तुरंत ही इस ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, साथ ही साथ क्लास 10 का ये है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर बायोलॉजी का चल रहा है अभी। और साथ ही साथ ये मेरा पुराना लोगो है, चैनल का नाम पहले आप बदल दिए है और यहाँ पर मेरा नाम के लिए यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही साथ कुछ दिनों हमसे कुछ समय से इस चैप्टर को पढ़ा देते, 1-2 रोज पहले से वही जो है ना। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ तक पढ़ा दिए थे। हमने मस्तिष्क तक आपको पढ़ाए थे, मस्तिष्क का कार्य तक। पिछले क्लास में मस्तिष्क का कार्य तक पढ़ा दिए थे, अब उससे आगे पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा मस्तिष्क का कार्य आया, बिल्कुल मस्तिष्क का कार्य अभी तक नहीं आया। तंत्रिका तंत्र ये भी आ गया। अब यहाँ देखिए मस्तिष्क का कार्य बिल्कुल ये सब हो चुका था। मस्तिष्क बिल्कुल ये सब पश्च मस्तिष्क एक चीज ये भी हो गया था। यानी हम बात करेंगे तो मस्तिष्क के कार्य यहाँ तक हमने आप सभी को पढ़ा दिए थे एक बेहतरीन तरीक़ा से। यहाँ तक हो गया, अब इससे आगे पढ़ाना है। इससे आगे देखिए किस तरीक़ा से हम आपको पढ़ा समझाने का प्रयास करते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। थोड़ा सा वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा। चलिए आज के क्लास स्टार्ट हो जा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होगा आज का क्लास एक बेहतरीन तरीक़ा से। यानी बेहतरीन तरीक़ा से करिएगा। कैसे स्टार्ट होगा थोड़ा सा हम दिखाई, ठीक तो है। यहाँ पे देखने का प्रयास करें, प्रतिवर्ती क्रिया और चाप प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रतिवर्तित क्रिया और चाप प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में विशेष रूप से हम जानकारी आपको देंगे। देखिए, मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है। बात देखिए, कारण कि मनुष्य में कुछ क्रियाएं जो है ना अपने आप घटित होती है। कैसे अपने आप घटित होती है यहाँ देखिए, जैसे का हम बात करेंगे यहाँ पे खांसना, छींकना आदि। देखिए ये क्रियाएं अपने आप घटित होती है। क्या छींक को आप रोक सकते? नहीं रोक पाएगा, ये अपने आप होती है। खांसना, छींकना इत्यादि, यानी खांसना और छींकना को आप जो नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते। ये जो है हम बात करेंगे ये कैसा है, प्रतिवर्तित क्रिया है। मतलब ये जो इच्छा के अनुसार होता, मतलब इच्छा के अनुसार नहीं, आप चाहेंगे तो नहीं होगा लेकिन अपने आप ये होता है। ये जो होता है यही सब चीज़ क्या है, प्रतिवर्तित क्रियाएँ हैं, प्रतिवर्तित क्रियाएं हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहा जाता, मतलब अनैच्छिक क्रिया यानी अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से संपन्न होती है और इस प्रकार की क्रिया को प्रतिवर्तित क्रिया कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो क्रियाएं अपने आप होती है, अपने आप घटित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी प्रतिवर्तित क्रिया कहते हैं या अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का दूसरा नाम बताइए, तो आप क्या कहिएगा, अनैच्छिक क्रिया। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उदाहरण आप देखिए, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। देखिए स्वादिष्ट भोजन को जैसे ही आप देखते होंगे तो मुंह में टपाटप पानी आने लगता है। जोर से चिल्लाने पर चौंक जाना, कोई देखते हैं आपके बगल में जोर से कभी काल चिल्ला देते हैं, आप चौंक जाते हैं। आज के तेज प्रकाश मुड़ने पर आँख की पुतली का सिकुड़ना। देखिए तेज प्रकाश पड़ने, मुड़ने नहीं, आप पड़ने, कभी काल तेज प्रकाश जब आपके आंखों पर
पड़ता है तो क्या करते हैं, आंखें आप बंद करने लगते हैं, यानी पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को समझ में आया। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया उसी को कहेंगे जो अपने आप क्रियाएं घटित होती है उसे जैसे में खांसना, छींकना, स्वादिष्ट भोजन को देख करके लाल पानी आना मुंह में, ये सब क्या चीज़ है, यही सब तो है प्रतिवर्तित क्रिया, यानी अनैच्छिक क्रिया है, यानी ये अपनी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होगा, ये अपने आप होगा, तो इसे ही क्या कहेंगे हम, प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। तो क्या आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया ये बात? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आए होंगे। अब देखेंगे अगला नंबर, थोड़ा सा हम देखिए अगला स्लाइड क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखने का थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिए, कह रहा प्रतिचाप क्या है, प्रतिवर्ती चाप। अब देखेंगे कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखिए न्यूरॉन में आवेश का संचरण एक निश्चित पद में होता है। न्यूरॉन में आवेश का संचरण क्या होता है, एक निश्चित पथ में होता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। या प्रतिवर्ती क्रियाओं के संस्करण के लिए जिस मार्ग का सहारा लिया जाता है, यानी कह रहा है जिस मार्ग का सहारा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसमें संवेदनीय अंगों से प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरु रज्जु तक लाया जाता है, मतलब सूचना भी भेजा जाता है। आप देखेंगे किसके माध्यम, थोड़ा सा फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पद में होता है, निश्चित पद में मतलब समान पद में होता है, जिससे कि प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहा जाता है। या प्रतिवर्ती क्रियाओं के संस्करण के लिए जिस मार्ग का सहारा लेते हैं, देखिए निश्चित क्या कहा, निश्चित पथ में होता है, मतलब जिस मार्ग का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। जिसमें संवेदनीय अंगों से प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिकाओं को द्वारा मेरु रज्जु तक पहुंचाया जाता है तथा वहां से प्राप्त आदेशों को लेकर कहाँ चल जाता है, तंत्रिका कोशिका द्वारा ऐच्छिक पेशी तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ऐच्छिक मार्ग तक पहुंचाने की क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती मार्ग कहा जाता है। अब यहाँ देखिए ध्यान दे कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का प्रत्यक्ष नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रतिवर्ती क्रिया में क्या मस्तिष्क का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, तो आप क्या नहीं होता है, यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। करा प्रतिवर्ती चाप द्वारा क्रिया में भाग लेने वाले अंग ग्राही या रेसेस्पष्ट संवेदनाओं को पकड़ने वाले न्यूरॉन को ग्राही या रेसेस्पष्ट कहा जाता है। यह त्वचा, मांसपेशियों और अन्य भागों में पाया जाता है। यह त्वचा, मांसपेशियों एवं अन्य भागों में पाया जाता है। जरा सा इनको आप समझने का प्रयास करिए बेहतरीन तरीका से। कर मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण करना। मुख्य कार्य इसका क्या है, संवेदनाओं को ग्रहण करना। संवेदी मार्ग संवेदी न्यूरॉन द्वारा बनाए गए मार्ग को संवेदी मार्ग कहा जाता है। देखिए संवेदी मार्ग किसे कहा जाता है, संवेदी मार्ग संवेदी न्यूरॉन द्वारा बनाए गए मार्ग को संवेदी मार्ग कहा जाता है। तंत्रिका केंद्र मस्तिष्क और मेरु रज्जु के सम्मिलित भाग को तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। मुख्य कार्य संवेदी मार्ग से आई सूचनाओं को प्राप्त करना और उचित दिशा निर्देश देना, उचित दिशा निर्देश देना है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अगला, अब चौथा नंबर में थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि बेहतरीन तरीका से करा। प्रेरक मार्ग और प्रेरक न्यूरॉन द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेरक मार्ग कहा जाता है। करा प्रेरक द्वारा दिमाग द्वारा दिए गए निर्देशों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को क्या कहते हैं, प्रेरक न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेरक न्यूरॉन कहा जाता है। थोड़ा देखिएगा, प्रेरक न्यूरॉन दिमाग द्वारा दिए गए निर्देशों को, देखिए दिमाग द्वारा का दिए गए निर्देशों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को प्रेरक मार्ग न्यूरॉन कहा जाता है। यहाँ पर देखने का पास के छठा नंबर लिखकर अभिवाही अंग, जो अंग दिशा निर्देश को प्राप्त करते हैं उन्हें अभिवाही अंग कहा है। उसे क्या कहते हैं, अभिवाही। हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियां, आप देखिए हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियां के बारे में फिर से देखना पड़ेगा। अभिवाही अंग, जो अंग दिशा निर्देश को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, दिशा निर्देश का प्राप्त कर, क्या है, दिशा बताने का अभिवाही अंग कहा जाता है। हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथियां के क्या है,
पियूटरी ग्रंथि, देखिए पियूटरी ग्रंथि यानी पियूटरी ग्रंथि क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होना चाहिए, यानी पीयूष लिखा गया, मास्टर ग्रंथि इसी भी कहते हैं। मस्तिष्क में ललाट क्या, ललाट के बीचों बीच स्थित होती है, मस्तिष्क के ललाट में बीचों बीच इसके 2 या 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 2 या, पीयूष ग्रंथि कितने भाग, मास्टर ग्रंथि के 2 या 3 भाग होते हैं। यहाँ देखिए अग्रपिंड देखने का प्रयास करें। अग्रपिंड क्या होता है, किसी व्यक्ति की लंबाई और बौनापन उसी पर निर्भर करता है। अग्रपिंड जो है यानी किसी व्यक्ति की लंबाई किस पे निर्भर करता है, तो अग्रपिंड पर करता है, यानी लंबाई और बौना पिंड पर करता है। करा पश्च पिंड हमारे शरीर में जल संतुलन नियंत्रण करता है। पश्च पिंड क्या करता है, हमारे शरीर में यानी जल संतुलन को नियंत्रित करता है। ये सब चीज़ हो चुका था ना, फिर से तो नहीं रिपीट हो गया। एथिलीन आंतरिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण, 1 सेकेंड, नहीं हुआ था ये सब। जनन ग्रंथि नहीं हुआ था, मतलब ये सब चीज़ हमको लगा हो चुका है, अगले क्लास नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि क्या चीज़ है। थायराइड ग्रंथि को देखेंगे हम, थायराइड ग्रंथि क्या होता है। दूसरा कह रहा है थायराइड ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों ओर तथा लैरिक्स के क्या नीचे स्थित होता है। क्या होता है, नीचे स्थित होता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावित करते हैं। किसका स्त्रावित करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावित करता है। और उसके बाद के स्रोत आयोडीन मुख्य रूप से हड्डियों और बालों के विकास में सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि हड्डियों के और बालों के विकास में आवश्यक होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे इस क्वेश्चन को, जरा सा देखने का प्रयास हम करेंगे। करा पैराथाइड ग्रंथि क्या होता है। पैराथाइड ग्रंथि के बारे में हम देखेंगे। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। किसके पीछे स्थित होता है। मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को उचित नियंत्रित करता है। ये पैराथाइड ग्रंथि का काम क्या है, यानी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है। रक्त में किसका मात्रा को नियंत्रित करना, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है। रक्त में किस मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है। किस मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है। तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है ना इसका। तो हाँ, आज का क्लास यह कैसा लगा आपको, उसके बाद हम अगला के बात करेंगे। यदि थोड़ा सा यहाँ से एथिलीन के बारे में हम बता देंगे अगले क्लास में। थोड़ा सा वीडियो को हम चाहते नहीं कि लंबा हो, तो ताकि छोटा छोटा वीडियो रहे कि आपको भी देखने में बोर नहीं लगेगा, ताकि आपको सभी चीज़ों को आप देख पाएंगे बेहतरीन तरीक़ा से, एक अच्छे तरीक़ा से। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।